गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है और आपको सबको हार्दिक बधाई। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, जिसमें आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी जो पेपर है उसमें बॉटनी सब्जेक्ट में 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर, सेकंड एंड थर्ड पेपर। तो फर्स्ट जो पेपर है वो 33 नंबर का होता है, दूसरा 33 नंबर का होता है, तीसरा 34 नंबर का होता है। इस तरह से ये टोटल 100 नंबर के 3 पेपर होते हैं। एक प्रैक्टिकल होता है, वो 50 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। इस तरह से टोटल मार्क्स 150 मार्क्स का बॉटनी जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट होता है। इसी तरह से जूलॉजी है वो 150 मार्क्स का और 150 मार्क्स का जो केमिस्ट्री है। तो इस तरह से ये बॉटनी के 3 पेपर हैं, जिसमें से हम फर्स्ट पेपर जिसको कहते हैं कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी एवं प्रजनन विज्ञान। फर्स्ट पेपर कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी एवं प्रजनन विज्ञान, इनका अध्ययन करेंगे फर्स्ट पेपर में। तो कोशिका विज्ञान आपने 11वीं-12वीं में भी पढ़ा होगा कि जैसे कोशिका क्या होती है, कोशिका चक्र क्या होता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग क्या क्या होते हैं, ये सभी इस बुक में आएंगे। फिर उसके बाद में आनुवंशिकी आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी, मेंडल्स लॉ ऑफ मेंडल्स। फिर उसके बाद में पोस्ट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च, जो और वैज्ञानिकों ने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके आनुवंशिकी की जेनेटिक्स की परिभाषाएं दी और काम किया। उसके बाद प्रजनन विज्ञान, प्लांट ब्रीडिंग हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जैसे पौधे हैं और किस तरह से हम उनको इस इन्वायरमेंट में सूटेबल बनाएं और अच्छी से अच्छी वैरायटी, अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स बनाएं, वो प्लांट ब्रीडिंग में आते हैं। तो आज हम इस पेपर के अंतर्गत हम आनुवंशिकी जो हमारी एक यूनिट है इस पेपर फर्स्ट में, आनुवंशिकी जो आपने पहले पढ़ी भी है 12th क्लास में। तो आनुवंशिक वंशागति चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं आज। आनुवंशिक की वंशागति, आनुवंशिक वंशागति। आनुवंशिकी वंशागति, जेनेटिक इनहेरिटेंस, तो जेनेटिक आनुवंशिक ऐसे कैरेक्टर जो हमारे आनुवंशिक गुणों को, मतलब वो गुण जो हमें बनाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको आनुवंशिक गुण कहते हैं। और आनुवंशिक गुणों की वंशागति मीन्स वंश किसे कहते हैं हम, हमारी पीढ़ियों को। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये आनुवंशिक लक्षण हैं, वो किस प्रकार से ट्रांसफ़र होते हैं, हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो आनुवंशिक वंशागति जो आनुवंशिक कैरेक्टर हैं वो एक वंश में किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, उन कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह की जो साइंस है वो सर्वप्रथम आपने देखी होगी कि हम मेंडल को जानते हैं कि आनुवंशिकी का जो जनक है वो मेंडल को कहते हैं। मेंडल आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम ऐसे सिद्धांत दिए जो आगे तक आज तक उनका कोई अपवाद नहीं हुआ है। यदि मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया जाए, काफ़ी बुक्स में लिखा होता है मेंडल के अपवाद, लेकिन मेंडल के अपवाद उसके खुद के प्लांट्स पर जो उसने एक्सपेरिमेंट किए उसमें कोई अपवाद नहीं है। यदि हम मटर के पौधे पर आनुवंशिकी के प्रयोग करेंगे तो सेम वही रिजल्ट प्राप्त करेंगे जो मेंडल ने प्राप्त किए। अतः हम मेंडल के जो नियम हैं उनके बाद कुछ यदि
उनमें उनके जैसे रिजल्ट किसी दूसरे प्लांट्स पर नहीं मिलते हैं तो हम कहते हैं मेंडल के अपवाद। लेकिन ये मेंडल के अपवाद नहीं है। मेंडल ने जिस प्लांट्स पर काम किया और हम जिस प्लांट पर काम करें वो डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट है तो हो सकता है रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन यदि मटर पर ही हम प्रयोग करें तो मेंडल के जो रिजल्ट थे वही हमारे रिजल्ट आएंगे। इसलिए मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, जिन्होंने उस समय में ये प्रयोग किए जिस समय में डीएनए और आरएनए इनकी खोज भी नहीं हुई थी। हम जीन नहीं जानते थे, डीएनए नहीं जानते थे, और अदर्स जो मॉलिक्यूल्स हैं जो जेनेटिक्स में काम आते हैं वो मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पता नहीं था। रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, ये सब हमारे आइडिया में ही नहीं थे। उस टाइम की रिसर्च में ये आए ही नहीं थे। तब मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके और ये बताया कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो मेंडल ने ये आनुवांशिकी के प्रयोग किए और इन्होंने इनको जो रूल्स प्रतिपादित किए। लेकिन मेंडल से भी कुछ पहले कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आनुवांशिकी के क्षेत्र में काम किया, आनुवांशिकी के क्षेत्र में काम किया, लेकिन वो बहुत सी जो संकल्पनाएं या रिजल्ट आए उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए वो फेमस भी नहीं हुए। मेंडल भी फेमस नहीं हुआ क्योंकि मेंडल जो 1984 में मेंडल की डेथ हो गई थी, उसके बाद में 16 साल के बाद में 1900 ईस्वी में जो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडलिज्म को, मेंडल के नियम, उनकी अपनी रिसर्च में आए तो उनको पता लगा कि मेंडल ने तो ये रिजल्ट पहले ही निकाल चुके हैं। तब वापस से रीडिस्कवरी हुई, मेंडल के नियमों को वापस पढ़ा गया। तो 1900 के बाद में मेंडल को वो जो तवज्जो मिला वो उनके जन्म के समय कभी नहीं मिला। अतः मेंडल ऐसे आनुवांशिकी फादर हैं जिनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, अदरवाइज़ नोबेल प्राइज़ के हकदार थे, क्योंकि नोबेल प्राइज़ मिलने के लिए साइंटिस्ट को जिंदा होना ज़रूरी होता है। उसकी रिसर्च होती है वो नोबेल होती है, और नोबेल रिसर्च के लिए किसी जिंदे साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो नोबेल प्राइज़ मेंडल को नहीं मिला, लेकिन इनको आनुवांशिकी का फादर कहा जाता है। तो मेंडल से पहले कुछ वैज्ञानिक जिन्होंने आनुवांशिकी के क्षेत्र में इस विषय में काम किया, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नाइट एक साइंटिस्ट हैं। नाइट ने सर्वप्रथम आनुवांशिकी के क्षेत्र में मटर के पौधे पर प्रयोग किए, है ना। इसने भी मटर के पौधे पर काम किया, मटर के पौधे पर रिसर्च की, काम किया। लेकिन इन्होंने कोई एग्जैक्ट जो रिज़ल्ट थे वो नहीं बता पाए कि इनके रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं, ऐसा ये इसको क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि इनको पहले तो ये पता नहीं था कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ऐसा उनको इनके माइंड में नहीं था, इनके प्रयोगों में कहीं ऐसा नहीं था। इन्होंने मटर के पौधे पर काम किया लेकिन ठीक तरह से रिजल्ट नहीं दे पाए। तो नाइट हैं जो इन्होंने मटर के पौधे पर सर्वप्रथम काम किया, और 1984 में 1799 इन्होंने काम किया। और दूसरे साइंटिस्ट थे गोस, जिन्होंने 1824 में काम किया। गोस इन्होंने 1824 में मटर के पौधे पर ही काम किया। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्टों ने मटर के पौधे पर काम किया, लेकिन इन्होंने रिजल्ट ये अपने डिक्लेयर नहीं कर पाए और उनको रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके बाद में कोलरियूटर जो 1806 तक रहे साइंटिस्ट, कोलरियूटर जो 1806 ईस्वी तक, इनका जो जीवन काल है वो 1733 से 1806 है। इन्होंने तंबाकू पर कुछ प्रयोग किए, तंबाकू जो प्लांट है उस पर आनुवांशिकी के प्रयोग किए। तंबाकू के पौधे पर इन्होंने कुछ रिजल्ट भी दिए। इन्होंने कहा कि जो नया पौधा बनता है वो अपने पुराने जिन पौधों से वो बना है उनके कुछ लक्षण उसमें आते हैं, वो उनके समान सा होता है, लेकिन वो बता नहीं पाया कैसे होता है समान। ठीक है, फिर इन्होंने ये भी कहा, पहला तो इन्होंने कहा
कि जो नया पौधा बनता है, नया पौधा बनता है वह कुछ लक्षणों में अपने जनक पौधों से समानता रखता है। ठीक है, इसने कहा नया पौधा जो बनता है वह कुछ लक्षणों में अपने जनक पौधों से समानता रखता है। यदि हम देखते हैं कि जैसे दो पौधे काम में लिए और नया पौधा बना, तो नया पौधा बनने पर उसके लक्षण है वो पुराने किसी एक पेड़ पर, मतलब जो जनक हैं उनमें से किसी एक प्लांट पर उसके लक्षण समान पाए जाते हैं। फिर इसने दूसरा कहा, दोनों जनकों के लक्षण, दोनों जनकों के लक्षण भी संतति पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, तो संतति पौधे में दोनों जनकों के लक्षण भी, उसने दो टर्म्स यूज की, या तो वो किसी एक जनक से समानता रखता है या फिर उन दोनों का बीच का उसमें आता है लक्षण, दोनों के बीच के। जैसे मान लो कि किसी पौधे की हाइट है लंबी जैसे 10 फीट की है, किसी पौधे की 4 फीट की है, दोनों में क्रॉस कराया गया और दोनों से नया एक पौधा बना, तो मान लो उसकी 6 फीट आ गई, तो इसलिए वो बीच की सी लंबाई आ गई। तो ऐसे वो उसने कहा कि जब जो ये संतति बनती है, संतति पौधे बनते हैं, तो उनमें बीच के से लक्षण आते हैं। तो ऐसा इसने कोलरोटर ने कहा। इसके बाद गार्टनर था, गार्टनर ने भी कुछ पौधों पर आनुवांशिक के प्रयोग किए। गार्टनर जिन्होंने आनुवांशिकी के प्रयोग किए। इसके बाद में नाम आता है मेंडल का, जिन्होंने 1822 में इनका जन्म हुआ, 22 जुलाई 1822। ठीक है, मेंडल 22 जुलाई 1822 में मेंडल का जन्म हुआ और जन्म भी एक फार्मर फैमिली में, माली परिवार में हुआ। उस परिवार में जन्म लेने के कारण इनकी जिज्ञासा खेती पर रही। इसके बाद में इन्होंने एजुकेशन की, एजुकेशन में इनको एक स्कूल में पढ़ाने लगे, चर्च में लगे, तो वहाँ पर इनको गार्गर है ना, ग्रेगर, जो ग्रेगर है वो नाम उपाधि मिली, ग्रेगर एक उपाधि मिली, जो इनको चर्च में पादरी टाइप का इन्होंने काम स्टार्ट किया, तो ये ग्रेगर लगी। और इन्होंने उसके बाद में पीएचडी वगैरह की, मैथ में इन्होंने पीएचडी की, साइकोलॉजी में पीएचडी की। तो उसके बाद में इन्होंने जो मैथमेटिक्स थी उसको बायोलॉजी में कैसे यूज होता है, इस तरह का इन्होंने काम किया। तो मेंडल ने बहुत सारा काम किया, इनको ये उपाधियाँ मिली। तो मेंढक के कार्यों की उपेक्षा, एक्चुअली में इन्होंने बहुत सारे काम किए, इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए, और एक्चुअली में इन्होंने जो 15 साल तक जो रिसर्च की, 15 साल में रिसर्च में इन्होंने जो आउटपुट निकाले, रिजल्ट निकाले। तो रिसर्च में क्या होता है कि हम एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। जैसे मान लो हम पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी में ऐसे कहते हैं कि 2 पेपर पब्लिश होंगे तो पीएचडी होगी। ठीक है, तो उसी तरह से जब इन्होंने रिसर्च की, 15 साल में पेपर निकाले, तो जो पेपर था इन्होंने वहीं की जो चर्च की जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होती थी, उसी रिपोर्ट में उन्होंने पब्लिश करवा दिया। तो उसी टाइम में जो डार्विन का जो नई स्पीसीज ओरिजिन, जो एक बुक निकली थी न्यू स्पीसीज ओरिजिन, तो उस पर ध्यान केंद्रित था। जो संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उनका ध्यान उसके ऊपर केंद्रित था, उस बुक के ऊपर जो डार्विन ने प्रतिपादित की थी, डार्विन ने निकाली थी, प्रकाशित की थी, जिसमें उसने पूरी यात्रा की थी। और यात्रा करने के बाद कहा था कि एक नई जाति की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उसकी तरफ सभी साइंटिस्ट का ध्यान था। और इसलिए इनके जो रिसर्च पेपर थे उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। सबसे पहली बात तो
कि उन्होंने लोकल जो एनुअल रिपोर्ट थी उसी में पब्लिश कर दिया। फिर उसके बाद में ये मैथमेटिशियन थे तो इन्होंने मैथ्स का जो उपयोग है वो अपने रिसर्च में कर दिया। तो मैथ साइंस वालों की, बायोलॉजी वालों की वैसे ही वीक होती है, तो बायोलॉजी की फील्ड में ये इन्होंने मैथ के द्वारा प्रूफ कर दिया आनुवांशिकी के सिद्धांत को। तो इसलिए लोग इनसे वैसे ही मतलब अट्रैक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि मैथ से वैसे ही डर लगता है। तो इस प्रकार से मेंडल ने काम किया, लेकिन काम के एवज में उनको इतना तवज्जो नहीं मिला, जितना उनको मिलना चाहिए था वो तवज्जो नहीं मिला। तो और 1884 में 1822 में जन्म लिया और कम उम्र में ही 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके काम को कोई नहीं जानता था और कुछ इनको अवार्ड वगैरह कुछ नहीं मिला। इसके बाद में 1900 ईस्वी के अंदर जो 3 साइंटिस्ट थे, हॉलैंड के ह्यूगो डे व्रिज, हॉलैंड के ह्यूगो डे व्रिज, कार्ल कोरेंस एंड सेनमार्क। तो सेनमार्क, कार्ल कोरेंस, तो इनके जो कंट्री थे जर्मनी के, कौन से थे? कार्ल कोरेंस थे जर्मनी के और सेनमार्क थे ऑस्ट्रिया के सेनमार्क एंड जर्मनी के कार्ल कोरेंस। तो इस तरह से 1900 ईस्वी में हॉलैंड में पीएचडी कर रहा था ह्यूगो डे व्रिज, जर्मनी में पीएचडी कर रहा था कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया में रिसर्च कर रहे थे ये सेनमार्क। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जो अलग अलग जगह पर अपना अलग अलग काम कर रहे थे। ठीक है, तो जब इनके रिजल्ट आए और ये अपने पेपर पब्लिश करने लगे, तो पेपर पब्लिश तब नहीं होता है यदि कोई ऑलरेडी वो काम पब्लिश हो चुका हो। मतलब यदि मान लो कि मैंने मटर के पौधे पर काम किया और मैंने उसको छपवा दिया कहीं भी, तो यदि कोई और मटर के पौधे पर काम करेगा और वो छपवाने लगेगा तो वो सेम वर्क वो पब्लिश नहीं करवा सकता कहीं भी। तो रिसर्च में यही होता है कि एक काम जिसने एक बार कर दिया उसके बाद वो दूसरा वो पब्लिश नहीं होता है, सेम काम कॉपी नहीं हो सकती उसकी। तो जब इन्होंने अपने प्रयोग प्रकाशित करने लगे तो उन्होंने देखा कि ये तो ऑलरेडी काम पब्लिश है। अब इनको लगा कि ये तो इनकी 3-4 साल का जब इन्होंने काम किया फिर वो पब्लिश किसने कर दिया। तो जब इन्होंने देखा तो ये मेंडल नाम के साइंटिस्ट निकले। मेंडल के वापस फिर उन्होंने रिसर्च को वापस से देखा तो उन्होंने वापस से उसकी रीडिस्कवरी की। रीडिस्कवरी माना जाता है क्योंकि उन्होंने फिर वापस उस संसार के सामने उनके कार्य को उजागर किया। जब उजागर किया तब मेंडल को जो तवज्जो मिलना चाहिए था वो मिला कि इन्होंने ऐसी कंडीशन में जब हमें जीन, डीएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन इनका भी पता नहीं था, तब मेंडल ने ऐसे ऐसे नियम दे दिए थे जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो क्या हैं, जिसके कारण कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो मेंडल ने उस टाइम उनको फैक्टर कहा था कि ऐसे कोई फैक्टर होते हैं जो कि जिनके अंदर आनुवंशिक लक्षण सुरक्षित होते हैं और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया था मेंडल ने कि कुछ कैरेक्टर साथ साथ होते हुए भी दूसरे को प्रभावित करते हैं, फिर कुछ जो कैरेक्टर साथ साथ रहते हैं तब भी वो एक दूसरे को आपस में वैसे मिक्स नहीं होते हैं, वो सेपरेट बने रहते हैं और सेपरेट ही जाते हैं। उसी तरह से उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे 2 जनक हैं तो ऐसा नहीं है कि एक जनक ये चाहेगा कि इस जनक के साथ में उसके जो लक्षण वो मिक्स हों। ये सब इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता पूर्वक होता है कि कौन से लक्षण मिक्स होंगे, कौन से लक्षण मिक्स नहीं होंगे, ऐसा किसी से निर्धारित नहीं होता है। तो इस तरह से मेंडल ने अपने काम में इतने सारे आनुवंशिक लक्षण, इतने सारे सिद्धांत एक साथ प्रतिपादित कर दिए थे कि बाद में मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा गया, जनक, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि मिली। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर काम किया और मेंडल के जो वर्क था उसको तवज्जो नहीं मिला, है ना। तो तवज्जो नहीं मिला, उसके कारण क्या थे? मेंडल के कार्य की उपेक्षा का कारण, है ना। मेंडल के कार्य की उपेक्षा का कारण, मेंडल
के कार्य की उपेक्षा का कारण। तो मेंडल ने जो काम किया, रिसर्च की, उसकी उपेक्षा की गई। वो उपेक्षा क्यों की गई ये हम लिख लेंगे। फर्स्ट उपेक्षा क्यों की गई? क्योंकि मेंडल के जो कार्य थे, शोध कार्य थे, वो उच्च स्तरीय पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुए, है ना। उच्च स्तर की जो जर्नल्स होती हैं उनमें पब्लिश नहीं हुए, क्योंकि वो वहीं की जो लोकल जर्नल थी उसी के एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने पब्लिश करा दिए। तो पहला उनका उपेक्षा का कारण यही था कि उनके जो पेपर थे, रिसर्च पेपर not published in high impact journal। मतलब उच्च स्तरीय पत्रिका में उनके शोध हैं वो प्रकाशित नहीं हुए, ठीक है। इसलिए पहला तो यही कारण था, रिसर्च पेपर्स नॉट पब्लिश्ड इन हाई इम्पैक्ट जर्नल। तो उनके जो रिसर्च कार्य थे, जो शोध कार्य थे, वो अच्छी उच्च स्तरीय जो वैल्यूएबल जो जर्नल थी, जो प्रकाशन पत्रिका थी, उसमें पब्लिश नहीं हो पाए। इसके बाद दूसरा था उनका, मेंडल ने अपने प्रयोगों के तथ्यों निष्कर्षों को समझाने के लिए सांख्यिकी व गणित का प्रयोग किया। मेंडल ने जो अपने रिसर्च वर्क किए उनको समझाने के लिए उन्होंने स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ का यूज किया। मैथ यूज इन बायोलॉजिकल रिसर्च। तो बायोलॉजी की या जीव विज्ञान की रिसर्च में मेंडल ने सांख्यिकी और गणित का उपयोग कर दिया। तो गणित और सांख्यिकी बायोलॉजी वालों की वीक होती है, तो मेंडल के प्रयोग समझ में नहीं आए हवा में। और समझने की कोशिश भी तब की जाए जब किसी का इंटरेस्ट हो। बायोलॉजी वाले का इंटरेस्ट मैथ में होता ही नहीं है, क्योंकि वो उसको वैसे ही दूर भागता है। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो क्लियरली किसी के समझ में नहीं आ पाए और लोग उनकी तरफ उनके कार्य की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं हो पाए। इसलिए ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न था कि मेंडल के कार्यों को उतना अहमियता नहीं मिली। तीसरा था, उस समय जो डार्विन की बुक थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। जो डार्विन की बुक थी, डार्विन बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। एक तीसरा रीज़न ये भी था कि डार्विन उस टाइम अपनी बोट में बैठ के पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया था। उसने बहुत सारी जातियों को देखा था और उसने उसका एक बुक पब्लिश किया। उस रिसर्च के लिए उसने बुक पब्लिश किया और उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्या कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन, नेचर है, प्रकृति है, वो सिलेक्शन करती है कि कौन सी स्पीसीज बनेगी और कौन सी स्पीसीज नहीं बनेगी। हम कहते हैं कि ये स्पीसीज, उस समय तक ऐसा था कि जैसे कि हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये बनाया, इनकी जांघ से ये बना, इनके हाथ से ये बना, इनकी नाक से ये बना, इनके सिर से ये बना। और ये मोमडन्स कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने ये बनाया, मोहम्मद साहब ने ये बनाया। और क्रिश्चियन भी कहते हैं कि ईसा मसीह ने ये बनाया। लेकिन डार्विन ने उस टाइम अपने चारों तरफ पृथ्वी का जो चक्कर विजिट किया था, उसने चक्कर घूम फिर के, और उसने ये निष्कर्ष निकाला, अपनी बुक लिखी। उसने बुक लिखने में उसने बुक का नाम दिया कि जो जातियों की उत्पत्ति है वो प्रकृति सिलेक्शन के द्वारा होती है। प्रकृति खुद निर्धारित करती है कि ये जाति बनेगी या नहीं बनेगी। हम सिंपल से देख भी सकते हैं। उसने एग्जाम्पल दिए कि डार्विन फिंचेज, जो फिंच जो चिड़िया होती है, जो उन्होंने अफ्रीका के एक टापू पर देखी, उनको डार्विन फिंचेज बोलते हैं। तो उसमें देखा गया कि बहुत सारी चिड़ियाँ थी, लेकिन
सेम चिड़िया उनको अलग अलग खाना दिया गया तो उनके उस खाने के अनुरूप उनकी चोंच में परिवर्तन आ गया। जैसे मछली में पानी में से मछलियाँ उठा के खाती थी तो उनकी चोंच वैसी थी, कुछ फ्रूट्स खाती थी तो उनकी चोंच वैसे सीधी हो गई, कुछ करती तो उनकी चोंच लंबी हो गई। तो इस तरह से उनकी चोंच में परिवर्तन आ गया। अब चोंच में परिवर्तन आ गया तो धीरे धीरे उनमें उसके जो इंडिविजुअल्स, जो एक फैमिली के जो मेंबर थे, उनकी चोंच में परिवर्तन आ गया। तो जो समान चोंच के थे वो अपना अलग अलग परिवार बनाने लगे। अब अलग अलग परिवार बनाने लगे तो कुछ कालांतर में आके वो अलग अलग जाति बन गई। क्यों? क्योंकि अब वो जो टेढ़ी हुई चोंच थी उनके आना जाना बंद हो गया उनका। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम भी, जैसे हमारे धर्म में भी बहुत सारी जातियाँ होती हैं कि जैसे मान लो कि मीणा है, गुर्जर है, सैनी है, शर्मा है। तो हम क्यों शर्मा से शर्मा की शादी होती है या सैनी से सैनी की शादी होती है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि उस कास्ट के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो वो काम धाम, रहना सहना, खाना पीना, रीति रिवाज, ये सब होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसलिए जब कोई लड़की एक घर से, एक जिस सेम कास्ट से दूसरे सेम कास्ट में जाती है तो उसको ज़्यादा परेशानियां नहीं होती हैं। लेकिन यदि इंटर कास्ट में जाती है तो उसको परेशानी होती है। जैसे मान लो कि सुनार की लड़की यदि मान लो कि चमार के लड़के के चली जाए तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पर वो सोनार का काम जानते थे कि कौन से औजार काम में आते हैं, किस तरह से होता है, सोना कितना कैरेट का होता है, कितना कैरेट का नहीं होता है। अब वो यदि नीचे की फैमिली में जाती है, SC ST कैटेगरी में जाती है, तो उसमें वो देखेगी कि अब ये जो चमड़ा है वो क्या भाव होता है, कैसे रंगाई होती है, कैसे छपाई होती है। क्योंकि पहले के समय में हमारी जो काम करने की कैपेसिटी थी उसके बेस पर ये हमारे इस समाज को डिवाइड किया गया था। ऐसा नहीं था कि ये जाति है तो ऐसे ही जाति होगी। यदि किसी जाति का आदमी मान लो घुड़सवारी करने लगता था तो उसको फिर क्षत्रिय में ले लिया जाता था, वो सेना में शामिल होता था। यदि कोई अदर जाति का व्यक्ति खाती का लकड़ी का काम करता था तो उसको खाती कहा जाता। ऐसे नहीं कि वो खाती ही पैदा हुआ है, कुछ भी है, लेकिन वो काम जैसा करता उसके अकॉर्डिंग उसका नाम डलता था, तो मतलब कर्म के अनुसार। तो सेम ऐसे ही डार्विन ने भी यही कहा कि जो प्रकृति है उस प्रकृति में पाई जाने वाले जो जीव हैं, ये प्रकृति खुद सिलेक्शन करती है कि कौन सा जीव जिंदा रहेगा, कौन सा जीव मरेगा, कौन सा जीव किस तरह से अपनी जाति से डिफरेंट होगा, अलग नई जाति बनेगी या नहीं बनेगी। क्योंकि यदि कोई कैरेक्टर चेंज हुआ और प्रकृति उसको नहीं मानते कि ये चेंज नहीं चाहिए तो वो उसको लुप्त कर देगी। जैसे डायनासोर, पृथ्वी के ऊपर डायनासोर इतने थे कि कोई अदर पॉपुलेशन ही नहीं थी, लेकिन ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुआ कि डायनासोर आज एक भी नहीं है। तो इसलिए इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम यही कह सकते हैं कि जो प्रकृति है वो खुद सिलेक्शन करती है कि कौन सा जीव रहेगा और कौन सा जीव नहीं रहेगा। अभी हम देखते हैं कि खैर ये तो हमारा इंटरफेयर भी है, जैसे गिद्ध और कांवले हैं, कांवले बोलते हैं जिनको गिद्ध बोलते हैं, ईगल बोलते हैं, तो वो आज हमारे इस वायुमंडल में कम होने लगे हैं। तो वो हमारे खुद की देन है कि हमने इंजेक्शन वैक्सीन वगैरह यूज करना स्टार्ट किया और पशुओं में देने लगे, वो उनके लिए डेंजरफुल थे तो वो लुप्त होने लगे। लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे प्रकृति ने उनका लुप्त कर दिया, लेकिन एक दिन जैसे मान लो कि अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो प्रकृति खुद सिलेक्शन कर रही है कि जो परफेक्ट है वो फिट है और जो फिट है तो उसका सिलेक्शन है। मतलब जिंदा वो है जो फिट है और जो फिट है वो सिलेक्शन है, मतलब वो आगे की प्रोजनी, आगे की संतति या अपना जीवन काल इस पृथ्वी पर बिताएगा। यदि जो परफेक्ट फिट नहीं है वो यहीं पर विलुप्त हो जाएगा, अर्थात उसमें बीमारी होगी और वो मर जाएगा। इसलिए कहते हैं प्रकृति, मेडिसिन एक तरह से एक हद तक काम कर सकती है, लेकिन अब हम इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि जैसे कोरोना टाइम में वैक्सीन ही नहीं है, तो वैक्सीन नहीं है, ऐसे ही अदर जो एनिमल्स हैं, अदर जीव हैं इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ये प्रॉब्लम मनुष्य के लिए क्यों हुई, बाकी से किसी जीव के लिए नहीं हुई। क्या उनके कोरोना नहीं हो रहा? उनके भी हो रहा होगा, हो सकता है उनके हो रहा हो, लेकिन हमारे अंदर जो हम प्रकृति से दूर भागने की जो कैपेसिटी थी, हमने प्रकृति से दूर रहना स्टार्ट कर दिया और प्रकृति के साथ छेड़खानी करना स्टार्ट कर दिया। तो प्रकृति ने हमारा सिलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम जितने प्रकृति से दूर जाएंगे प्रकृति उतना हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो इस तरह से जो डार्विन की जो बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति जाति का सिलेक्शन करती है, इससे साइंटिस्ट थे, संसार के साइंटिस्ट थे, वो अट्रैक्ट थे, वो उसको रोचक जानकारियाँ लेना चाहते थे, वो उसको पढ़ना चाहते थे। इसलिए ये जो बुक है वो इस संसार में बहुत ज़्यादा फेमस हुई और उसकी वजह से जो मेंडल के कार्य थे उनके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया।
तो इसलिए मेंडल के कार्य की उपेक्षा ये 3 कारणों से मानी जाती है। पहला कारण क्या था कि उन्होंने जो अपने रिसर्च पेपर थे वो एक लो रैंक के जर्नल, जैसे कि हम देखते हैं जैसे कि राजस्थान पत्रिका आता है, भास्कर आता है, फिर हमारा जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, द हिंदुस्तान आता है। तो इनमें अच्छा अखबार कौन सा है जो पूरे देश में चलता है? हम कहेंगे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू चलता है। तो हम हमारा रिसर्च काम, यदि हम हमारा रिसर्च काम किसी जैसे दैनिक भास्कर में पब्लिश कर दें, तो दैनिक भास्कर यदि जयपुर में चलता है तो जयपुर में ही देखेंगे उस काम को, पूरे देश में थोड़ी देखेंगे। तो इसी तरह से मेंडल के साथ भी यही हुआ कि उन्होंने रिसर्च काम तो किया, लेकिन जो लोकल पत्रिका थी उसी में पब्लिश करवा दिया। अब लोकल पत्रिका लोकल लोग देखेंगे तो कोई देख ही नहीं पाया उसको, ठीक है। यदि बड़ी पत्रिका में पब्लिश होता तो कुछ लोग हो सकता था देखते, उसको देखते तो हो सकता था कुछ समझ पाते, और समझ पाते तो उनके जो वेटेज मिलता, उनके काम को, शोध कार्य को वेटेज मिलता। तो वो वेटेज नहीं मिल पाया, वो उसके महत्वता उनको काम को नहीं मिल पाई। दूसरा है, उन्होंने बायोलॉजी के लिए एक और चुनौती खड़ी कर दी, मैथमेटिक्स की और स्टैटिस्टिक्स की, सांख्यिकी और गणित की, जिससे बायोलॉजी वाला स्टूडेंट भागता है वही उन्होंने उसमें घुसा दिया। रिसर्च में बायोलॉजी के जो रिजल्ट थे उन्होंने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया, मैथमेटिक्स के रूप में उन्होंने रिजल्ट दर्शाए। जैसे कि किसी जाति में जो फिनोटाइप होता है वो 3:1 होता है, किसी में जीनोटाइप होता है वो 1:2 होता है। तो ये अनुपात वगैरह ये सब, ये तो मैथ की टर्म्स है ना, और मैथ की टर्म्स उस टाइम या किसी ने मतलब समझी नहीं। भाई बायोलॉजी वाला मैथ की टर्म्स को क्यों समझेगा? आज तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो एक चैप्टर दे दिया, अब पढ़ते हैं तो धीरे धीरे समझ में भी आ जाता है। लेकिन उस टाइम सबसे पहले रिसर्च थी, रिसर्च फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने मैथ को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो इसलिए बायोलॉजी वाले साइंटिस्ट कुछ ने पढ़ा होगा तो उनकी समझ में भी नहीं आया, क्योंकि मैथ और सांख्यिकी थी। तो उन्होंने देखा है तो बायोलॉजी का नहीं, मैथ और सांख्यिकी का, इसलिए एक ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई। तीसरा था कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन की बुक थी वो फेमस थी उस टाइम, वो बुक भी उसी टाइम पब्लिश होनी थी और वो पब्लिश हो गई। और होने के बाद लोगों का, जो जितने साइंटिस्ट थे उनका जो माइंड था वो डाइवर्टेड था, उसी की तरफ अट्रैक्ट था। तो उन्होंने इस बुक की तरफ ध्यान दिया कि जो स्पीसीज हैं हम पहले, क्योंकि इससे पहले यही कहा जाता था कि भगवान ने बनाए, किसी उसने बरसात से मेंढक हो जाते हैं, कोई कहता था कि आटे को गीला करके और किसी गर्म जगह रख दे तो उसमें चूहे पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह की ऐसी कल्पनाएं थी कि जीव पता नहीं कहाँ से आता है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो डार्विन ने दिया उसमें कहा कि प्रकृति ना खुद ही बनाती है और खुद ही बिगाड़ती है, इसलिए नेचुरल सिलेक्शन इज द मेक ए जीव परफेक्शन, जीव का परफेक्शन, जीव के अंदर गुणों का विकास, गुणों का नुकसान, ये सब प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। कौन जीव किस प्रकृति में वो उसी के अनुरूप, यदि अनुकूलित होता है तो वो जिंदा रहता है, अनुकूलित नहीं होता है तो फिर वो मरता है, या फिर यदि वो उससे डिफरेंट अनुकूलन होने की कोशिश करता है तो फिर वो जाति अलग बन जाती है। यदि वो फिर भी उसके इन्वायरमेंट या पर्यावरण के अनुरूप यदि अपने आप को ढाल लेता है तो जिंदा रहता है, अदरवाइज वो लुप्त हो जाता है। तो इस तरह की ये कल्पनाएं थी, जिसकी वजह से ये सारी ऐसी 3 बातें थी जिसकी वजह से मेंडल के कार्यों की उपेक्षा की गई, मेंडल के कार्यों को वेटेज नहीं मिला। इसके बाद मेंडल के कुछ प्रयोग हैं, मेंडल के प्रयोग जिन्होंने मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे को सिलेक्ट किया था। तो मटर के पौधे को सिलेक्शन के लिए मेंडल ने बहुत सारे काम किए कि मटर के पौधे को ही सेलेक्ट क्यों किया। एक बहुत बड़ी बात है ये कि मेंडल ने इनकी जो पिछली रिसर्च थी उसमें देखा कि बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन मेंडल ने मटर के पौधे को बाद में सेलेक्ट किया कि हम इस पर काम कर सकते हैं। तो मेंडल ने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया। तो इसका कारण क्या था ना, मटर के पौधे को क्यों सेलेक्ट किया मेंडल ने, इसके बारे में देखते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे को प्रयोग के लिए चुना, है ना। तो ये क्यों चुना? पहला है कि ये पौधा है जो एनुअल पौधा होता है,
एनुअल लाइफ स्पेन, वार्षिक पौधा है ये, वार्षिक पौधा क्या होता है कि एक जो वर्ष के अंदर अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है और मतलब जन्म लेता है, रिप्रोडक्शन करता है और प्रोजेनी बना के और लुप्त हो जाता है। तो ये एक सारी क्रिया एक वर्ष के अंदर पूरी हो जाती हैं। तो मटर का पौधा भी ऐसा होता है कि 2-3 महीने में इसमें उगाते हैं, हम जर्मिनेट करते हैं, महीने भर बाद में इसमें जर्मिनेशन आके और उसमें फलियाँ लगने लग जाती हैं, फलियों में बीज बन जाते हैं, फूल आते हैं, फलियाँ बनती हैं, बीज बन जाते हैं और बीज बनने के बाद पौधा नष्ट हो जाता है 3 महीने में। तो इसलिए इसमें यदि हम इसकी बार बार काफ़ी सारी पीढ़ियों का स्टडी करना चाहें ना, पीढ़ियों के बारे में जानना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे एक साल में ही हम 2-3 पीढ़ी देख सकते हैं। लेकिन यदि हम ऐसे यदि इसमें एनुअल प्लांट है उसकी बजाय यदि हम मनुष्य को सेलेक्ट कर लेते तो एक मनुष्य का जीवन काल 50 साल से ऊपर है। तो एक बार हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उसके जो बच्चे होंगे वो 20 साल बाद में रिजल्ट पता चलेंगे हमें, फिर वो बच्चे जब जवान होंगे तो 20 साल लग जाएंगे। तो इस तरह से एक जो साइंटिस्ट है वो अपने जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीढ़ियों पर एक्सपेरिमेंट कर पाएगा। तो इसलिए मनुष्य को या ऐसे जीवों को सिलेक्ट नहीं करते जिनकी जीवन ज़्यादा पाया जाता है, लंबा पाया जाता है। ऐसे जीवों को सिलेक्ट किया जाता है जिनका जीवन लाइफ स्पेन वो कम पाई जाती है। तो मटर के पौधे में ऐसा था कि ये वार्षिक पौधा है, अपना जीवन काल इसका बहुत छोटा होता है, तो ये फटाफट कंप्लीट कर लेता है और हम इसको कहीं भी लगा सकते हैं। फिर जैसे मान लो इस रूम में हमने 10 पौधे लगा दिए, 3 महीने में उसके बीज हम तैयार कर लेंगे। तो लैब में भी काम कर सकते हैं हम ऐसे। तो इसलिए पहला तो मेंडल ने इसलिए इसको काम में लिया कि ये छोटी इसकी ज़िंदगी थी पौधे की, इसलिए इस पौधे को सेलेक्ट किया मेंडल ने। फिर इसके बाद में दूसरा कारण था कि बाईसेक्सुअल प्लांट था ये, बाईसेक्सुअल प्लांट। ये पौधा द्विलिंगी था, द्विलिंगी पौधा था ये, द्विलिंगी पौधा था ये। तो द्विलिंगी पौधा क्या होता है? द्विलिंगी पौधा क्या होता है कि जिसमें दोनों लिंग एक साथ पाए जाते हैं, एक पौधे में पाए जाएं। अब दोनों लिंग एक साथ पाए जाएं तो आपने फूल का स्ट्रक्चर देखा होगा जिसमें कि हम कहते हैं कि ये जो फीमेल ऑर्गन है जिसको ये स्टिग्मा, ठीक है। इसके बाद में ये जो एंथर होते हैं ये मेल ऑर्गन होते हैं और इसके बाद ये कुछ फूल पत्ते होते हैं तो ये पेटल होते हैं और ये सेपल होते हैं। तो इस तरह से ये तो वेजिटेटिव पार्ट होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो 2 लिंग मतलब ये तो फीमेल ऑर्गन हो गया, ये फीमेल ऑर्गन हो गया जिसको ओवरी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें इसको हम कहते हैं कि ये मेल ऑर्गन हो गया, मेल ऑर्गन जिसको हम एंथर कहते हैं, ठीक है। ओव्यूम कहा जाता है इसको, ओव्यूम। और ये जो ऊपर का पार्ट है उसको स्टिग्मा। ओवरी फीमेल ऑर्गन है जो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है या मैमल्स में पाया जाता है। तो इसमें प्लांट्स में क्या हुआ कि जैसे एक ही फूल के अंदर फीमेल ऑर्गन भी हो और मेल ऑर्गन भी हो, तो अतः इसको हम बाईसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। दोनों सेक्स हैं जो एक ही फूल में प्रेजेंट हैं, दोनों लिंग हैं जो एक ही फूल में प्रेजेंट हैं, अतः इसको बाईसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, दोनों द्विलिंगी फूल कहेंगे इसको। तो इस तरह का ही मटर का पौधा होता है जिसमें कि एक फूल के अंदर ही दोनों लिंग पाए जाते हैं, तो दोनों सेक्स पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल। तो इसलिए भी इस पौधे को सेलेक्ट किया। अब इस पौधे को सेलेक्ट किया ताकि कोई परेशानी ना हो कि कोई दूसरा पौधा ढूंढना ही ना पड़े। जैसे मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं तो 2 पौधे हमेशा मेंटेन करने पड़ते हैं। एक ही पौधे में हैं दोनों तो आराम से बीज बन जाते हैं। बीज लगाया हमने, पेड़ बना, पेड़ बनने के बाद फूल आए और फूल में दोनों लिंग हैं, फिर उसके बाद उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ और बीज बन गए। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये बीज उगाएंगे तो मेल उगेगा या फीमेल उगेगी, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये दूसरा करेक्ट था जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया। तीसरा था कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण।
स्वपरागण पाया जाता है। तो स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है? स्वपरागण का मतलब है कि उस एक फूल के जो फूल है उसी के एंथर, उसी के परागकण उसी पौधे की स्टिग्मा पर आएँ और फर्टिलाइजेशन करें, इसे कहते हैं स्वपरागण। और परपरागण कहते हैं कि जो दो पौधे हैं जिनमें किसी दूसरे पौधे के एंथर हो और किसी दूसरे पौधे की स्टिग्मा हो, वहाँ पर परागकण आएँ और फर्टिलाइज करें, वो होता है परपरागण। तो स्वपरागण मतलब उसी पौधे के लक्षण उसी पौधे में आएंगे, इसलिए उसी में फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये स्वपरागण कहलाएगा। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन मटर के अंदर पाया जाता है। तो ये तीसरा ऐसा लक्षण है जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को सिलेक्ट किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अपने ही फूल को फर्टिलाइज करना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको स्वपरागण कहते हैं। तो उसके बाद चौथा है इसमें सम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर किसे कहते हैं? विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण। ठीक है, तो मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे एक पौधे में जो होती है जो एक पौधे की लंबाई है वो तो लंबी होती है, और एक उसी जैसे मटर की जो वैरायटी उसी पौधे में छोटी होती है। मतलब मटर एक वैरायटी है और मटर का एक पौधा तो लंबा हो जाए, एक पौधा छोटा हो जाए, तो मतलब हाइट के दो कॉन्ट्रास्ट हो गए, एक लंबा और एक छोटा हाइट के। उसी तरह से मान लो फली है, एक फली तो फूली हुई है, एक फली झुर्रीदार आती है। देखते हैं हम एक फली के जो बीज हैं उसका कलर कैसा है, और एक का पीला है और एक का हरा, सब कलर आता है। और बहुत सारे हैं कि जैसे कि मटर के अंदर जैसे फली है वो एक अक्ष पर लग रहे, एक तो यहाँ पर लगे और एक टहनी के यहाँ पर लगे, तो एक अक्षीय है एक शीर्षस्थ है। तो इस तरह से इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ऐसे विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं मटर के पौधे में, जिससे हम किसी पौधे के लक्षण पहचान सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने देखा कि एक पौधे के लंबे लक्षण हैं, तो हम उसके बीज उगाते हैं तो फिर लंबे लक्षण आते हैं, फिर बीज उगाते हैं फिर लंबे लक्षण आते हैं। एक पौधा जो छोटा ही होता है तो हम उसके बीज उगाते हैं तो छोटा पौधा प्राप्त होता है। तो इसे एक लक्षण हो गया ना, जिसकी वजह से हमने मटर के पौधे को दो भागों में बांट दिया, एक लंबे पौधे वाले एक छोटे पौधे वाले। अतः ये विपरीत लक्षण वाले विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं मटर के अंदर, इसलिए मेंडल ने इस पौधे को सेलेक्ट किया। तो ये चार जो कैरेक्टर थे, और उसके बाद है पांचवा कैरेक्टर है आर्टिफिशियल क्रॉसिंग। आर्टिफिशियल क्रॉसिंग मतलब हम उसमें इच्छानुसार संकरण करवा सकते हैं, इच्छानुसार संकरण करवाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग, यदि हम चाहते हैं कि एक मटर के पौधे की क्रॉसिंग दूसरे मटर के पौधे से क्रॉसिंग करवाई जाए। क्रॉसिंग मतलब संकरण, संकरण मीन्स कि किसी पौधे के परागकण और किसी पौधे का अंडा एग दोनों को फ्यूज करा दिया जाए, तो हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस पौधे के परागकण लेने हैं और किस पौधे का एग लेना है। तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, खुद की इच्छानुसार संकरण करवा सकते हैं, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल क्रॉसिंग। हम आर्टिफिशियली भी हम उसमें क्रॉसिंग करवा सकते हैं। तो ये पांच कैरेक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया, जिसमें पहला है एनुअल लाइफ स्पेन, पौधा छोटा होता है, वर्ष भर में अपना जीवन काल कंप्लीट कर लेता है, छोटा सा पौधा होता है, कम जगह घेरता है, जहाँ पर हम एक साथ बहुत सारे पौधे ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, और 2-3 महीने में पूरा हो जाता है, अतः इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं, है ना। हम हमारे जीवन काल में, जैसे एक मनुष्य एक साइंटिस्ट है, वो अपने जीवन काल में इसकी कम से कम 100-200 पीढ़ियों का अध्ययन कर सकता है। अदरवाइज यदि वो बकरी पर करता तो बकरी की तो 4-5 पीढ़ी पर ही स्टडी कर पाएगा। तो इसलिए एक एनुअल प्लांट है, एनुअल लाइफ स्पेन होती है इसकी, इसके लिए। दूसरा है बाईसेक्सुअल प्लांट है कि एक फूल के अंदर ही दोनों लिंग दोनों सेक्स पाए जाते हैं, जिसके वजह से ये
स्वपरागण कर लेता है। एक ही पौधे में दोनों लिंग होने से मतलब है कि दोनों लिंगों से जो गैमेट्स बनते हैं वो दोनों लिंगों के बनेंगे। जैसे मेल गैमेट्स बनेंगे, फीमेल गैमेट्स भी उसी फूल में बनेंगे और दोनों फर्टिलाइज कर जाएंगे। और फर्टिलाइज करने की यह प्रोसेस है वो स्वपरागण कहलाती है, सेल्फ पोलिनेशन कहलाती है। तो इसलिए सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसके बाद इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर विपर्यासी लक्षण भी पाए जाते हैं। ऐसा भी है कि कुछ लाल फूल वाले हों और कुछ हरे फूल वाले हों, कुछ पीले फूल वाले हों, कुछ हरे फूल वाले हों। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। एक ही पौधे मटर में ही डिफरेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं। आर्टिफिशियल क्रॉसिंग हम इच्छानुसार यदि नया पौधा जनरेट करवाना चाहते हैं, जैसे गुलाब देखें हम, तो भाई हमें तो लाल गुलाब है, एक पीला गुलाब, एक काला गुलाब। अब काला गुलाब भी हम एक ही गुलाब में लगाना चाहें तो ऐसे कैरेक्टर, जैसे गुलाब के डिफरेंट कलर हैं, तो ऐसे मटर के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिनको हम आर्टिफिशियल क्रॉसिंग करवा सकते हैं। कि एक ही पौधे में हम सारे, मान लो गुलाब का एक पौधा लिया और सारे कलर के फूल लगे उसमें, तो ये आर्टिफिशियल क्रॉसिंग होगी ना। हमने खुद ने चाहा और वैसा ही हमने बना दिया पौधा। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। इसमें मेंडल ने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया और डिफरेंट टाइप के ये जो रीजन थे, इसकी वजह से मेंडल ने इन पौधे को सेलेक्ट किया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं वो मटर में कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में देखेंगे हम। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट इन पायसम सेटाइवम। तो मटर का जो पौधा होता है उसका, पायसम सेटाइवम एक नाम है, साइंटिफिक नेम उसका पायसम सेटाइवम। ठीक है, इसको अंडरलाइन करते हैं। आपने ये लिनियस पद्धति से, द्विनाम पद्धति जो लिनियस ने दी थी 12th क्लास में आया होगा या 11th क्लास में आया होगा, इसलिए इसको इस तरह से नाम देते हैं। इसको मटर कहते हैं, मटर हिंदी में मटर कहते हैं, इंग्लिश में पी कहते हैं और साइंस में इसको पायसम सेटाइवम कहते हैं। ठीक है, पायसम सेटाइवम कहते हैं। तो इस तरह से इस मटर के पौधे में कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं कि मटर के पौधे में कौन कौन से विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि मेंडल ने एक छोटे से गरीब परिवार में जन्म लिया, सैनी परिवार में ही था, माली परिवार में ही था, और उसने उसकी फार्मिंग की जो इच्छा थी, फार्मिंग की हॉबी थी और फार्मिंग करता रहा वो। उसी में उसने अध्ययन किया। तो उसने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी PhD सांख्यिकी और मैथ में की, और बायोलॉजी का उसको वैसे पौधे में वो काम करता था, इसलिए वो उसका एक्सपीरियंस था, वो उसकी इच्छा थी। तो इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे पर काम किया और उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अब मेंडल ने मटर के पौधे पर ही काम क्यों किया? क्योंकि उसके ये डिफरेंट ये जो कैरेक्टर पाए जाते हैं मटर के पौधे में वो थे, जिसमें एनुअल लाइफ प्लांट की होती है, बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं, आर्टिफिशियल हम क्रॉसिंग करवा सकते हैं। इतना सब करने के बाद मटर का सिलेक्शन, देखो मटर के पौधे का सिलेक्शन मेंडल ने किस तरह से किया है, फिर भी उसके काम को प्रभावी नहीं माना गया, उसके काम ना उजागर नहीं हो पाए। वो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था कि पहला तो उसने अपने जो पेपर थे वो लोकल जर्नल में पब्लिश कर दिए। लोकल जर्नल में पब्लिश होने से लोगों तक उसकी पहुंच ही नहीं हो पाई, लोग उसको पढ़ ही नहीं पाए। दूसरा उसने क्या किया कि मैथ, सांख्यिकी और मैथ का प्रयोग कर दिया रिजल्ट को समझाने में, है ना। रिजल्ट जो दिए उसने तो मैथ और सांख्यिकी में दे दिए। तीसरा उसने क्या किया कि तीसरा था प्रॉब्लम कि जो डार्विन था उस समय उसकी बुक पब्लिश हुई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना, कि जाति की उत्पत्ति प्रकृति के सिलेक्शन से होती है, प्रकृति सिलेक्शन द्वारा जाति की उत्पत्ति होती है। तो फिर वो बुक की तरफ ध्यान आकर्षित था संसार के वैज्ञानिकों का, तो इसलिए मेंडल के जो रिसर्च काम थे उनको कोई देख ही नहीं पाया, ध्यान नहीं दे पाया, अतः मेंडल के काम संसार में आ नहीं पाए। लेकिन मेंडल के जो काम संसार में वापस लाने का काम किया तो तीन कौन से साइंटिस्ट थे? ह्यूगो डिव्रीज, कार्ल कोरेंस एंड सेनमार्क, ठीक है।
कार्ल कोरेंस सेनमार्क। ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया का था, ये जर्मनी का था, ये जर्मनी का, और ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड का, ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड का था। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मतलब 1884 ईस्वी में मेंडल की मृत्यु हुई और 1900 ईस्वी में इन्होंने वापस से देखा, अपने रिजल्ट को देखा तो मेंडल के रिजल्ट से मैच कर गए और फिर इनको इसका रीओपन मतलब मेंडल की रिसर्च को वापस से उजागर करने वाले वैज्ञानिक कहा जाता है। तो इन तीनों का नाम भी हमें याद रहना चाहिए। तो वो कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के जो सिद्धांत है उनको वापस से ओपन किया। तो इसमें ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस सेनमार्क, ये हमें याद होने चाहिए। आगे मटर के पौधे में कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, वो मटर के पौधे में प्रयोग कैसे करते हैं, एक लक्षण को कैसे लेते हैं, ये सब हम बात हैं जो हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।